क्या कुछ मुद्दा लग रहा है क्षेत्र में जो लगता है कि आपको 10 सालों में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ? काम ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मोदी जी खुद कई बार आ रहे हैं, फिर दोबारा आने वाले हैं, कितने परेशान हैं। कह रहे इस बार 400 पार। यहाँ के जो मौजूदा सांसद रविशंकर जी, उनकी वकालत करने के लिए आना पड़ रहा है। देखिए कितना बोझ है उनको। मंच से लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में या आरजेडी की सरकार में 5 से पहले क्या था। जो नीतीश कुमार जी हैं वो विचारधारा से मुक्त हो चुके हैं, न इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता किस दिशा में जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर कहती थी कि इससे आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, लगता है जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ हुआ? नोटबंदी इतना हानिकारक था, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरह से परिवारवाद का आरोप लगा, आप भी बता रही कि लेगेसी रही है पॉलिटिक्स की आपके पीछे देखे तो। आरोप क्या मतलब? जिसको आप आरोप कह रहे हैं वो तो मेरी ताकत है भाई, मेरी मजबूती है, मेरी ऊर्जा है वो। चुनावी कवरेज करते हुए हम पहुंचे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं अंशुल जी, उनके साथ है। इनसे जाने कि किस विजन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ इनको नजर आ रहा है, क्या कुछ मुद्दा नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल। शुक्रिया चंदन भाई। आप इंडिया अलायंस की तरफ से मैदान में पटना साहिब से। पटना साहिब भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, गढ़ कहा जाता है तो भ्रम फैलाया जाता है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो समझते हैं वो उनकी जागीर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका जो गढ़ है एक मिट्टी का टीला है और बहुत जल्दी गंगा जी जो बिल्कुल आपके सामने है उसमें बह जाने वाला है, यही है। तो कोई गढ़ नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। और अगर चुनौतियाँ हैं तो मेरे नहीं, मेरे प्रतिद्वंदी रविशंकर जी के सामने चुनौतियाँ हैं। तो क्या कुछ मुद्दा लग रहा है क्षेत्र में जो लगता है कि आपको 10 सालों में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ, आपको कुछ नजर आता हो? नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मोदी जी खुद कई बार आ रहे हैं, फिर दोबारा आने वाले हैं, कितने परेशान हैं आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच में कभी आए नहीं, उनके दुख सुख में, कोई बरसी में, उनकी जयंती में, उनकी परेशानी में, उनकी दिक्कतों में, जो बाढ़ आई, महामारी आई, कहीं दिखाई नहीं दिए। और इसलिए यहाँ पर पोस्टर भी लग गए, तलाश गुमशुदा, लापता सांसद। तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है यहाँ रविशंकर जी के खिलाफ़। वो नाराज़गी ज़रूर व्यक्त होगी 1 तारीख को जब यहाँ की जनता वोट देने जाएगी। लेकिन जनता तो कह रही कि हम क्षेत्रीय कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे, सीधा मोदी जी को देख रहे हैं। नहीं, देखिए अब ये डबल इंजन की सरकार है फिर तो फिर यहाँ पर उन प्रधानमंत्री जी को बार बार क्यों आना पड़ रहा है? भाई ये लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर सांसद की नुमाइंदगी होती है। अगर मोदी जी को देख रहे हैं तो फिर ये बताइए कि बेरोज़गारी दर इतना ऊंचा क्यों है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, मंदी क्यों है, गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, ये गैर बराबरी कैसी? और जितने भी वादे किए गए थे बिहार के लिए, या 1.25 लाख करोड़ का या स्पेशल पैकेज, या फिर यहाँ पर जो बाढ़ की समस्या है, या विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, वो सब पूरी हुई? ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी, कहाँ पूरी हुई? तो बस सवाल ये उठता है, तो देख रहे हैं। तो बट जो झूठे खोखले बयान हैं जो आ रहे हैं केंद्र सरकार से, उनको भी तो देखेंगी, सरकार आईना दिखाएगी। वो तो कह रहे कि 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रहे हैं उसका फ़ायदा तो बिहार की जनता को भी तो मिल रहा है। नहीं देखिए किस तरह के, एक तो आप फिर एक बात का स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको राशन की सख्त ज़रूरत है, तो आप फिर कहते हैं फर्जी आंकड़े देकर कि गरीबी सिर्फ 5% है। तो कुछ तो समस्या है, लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, इतने नाराज़ हैं, और ज़रूर सरकार को आईना दिखाएंगे और अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे। हाँ यही। तो आप जैसे जिस तरह से मोदी सरकार को घेरती है कांग्रेस सरकार, तो कुछ लोग क्षेत्र में ये कहते हैं कि सारी समस्या क्या मोदी सरकार में थी? 14 से पहले क्या कुछ बेरोजगारी दर कैसा था, किसान जो आत्महत्या करते वो दर कैसा था, तो मोदी सरकार पर ही सारा ठेकरा क्यों फोड़ती है? नहीं देखिए क्या था, यूपीए सरकार में हमने बड़े बड़े कानून बनाए, मनरेगा बनाया, जिसका सांसद में मजाक उड़ाया गया, और वही मनरेगा महामारी के वक्त लोगों के काम आया। जो हमने यूपीए में सरकार बनाया, और यूपीए कब आई? एक भ्रम फैलाया गया चमकते हुए भारत का 2004 में, वो गलत साबित हुआ। वैसे ही अब होने वाला है कि लोग कह रहे हैं यहाँ पर बेरोज़गारी कम है, स्वीकार ही नहीं कर रहे कि यहाँ महंगाई है, और ये कह भी नहीं रहे कि यहाँ पर जो परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई मंदी है, मांग कितनी कम हो गई है, निवेश हो नहीं रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है, ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो ज़रूर लोग यहाँ पर नाराज़ हैं, जो हकीकत है वो कुछ और है। और पटना साहिब की जो हालात तो बिल्कुल ख़राब है, खूबसूरत शहर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, गंगा के तट पे है, यहाँ पर आप खड़े हैं, लेकिन लोग बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ पर समस्याएँ हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्याएँ, और यहाँ के सांसद रविशंकर जी कभी लोगों के बीच में आए नहीं हैं। अच्छा, अभी मरीन ड्राइव पे हम लोग गंगा घाट पे थी, इसकी भी तो उन्नति कहते हैं मोदी सरकार ने करवा दी, इतनी अच्छी लोग आकर घूम रहे हैं पटना के लोगों के लिए।
नहीं देखिए, यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार भी तो थी, गठबंधन की सरकार भी थी, महागठबंधन की सरकार थी, अब नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है राजनीति में। उस समय कुछ जब सरकार थी तो नौकरी भी दी गई, जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, बड़ी सारी नौकरी दी गई। तो हमारा एक सक्रिय योगदान है पटना के विकास के लिए। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार किधर है, ये पूछना चाहते हैं। जब आप कहते हैं तो वो गई कहाँ? लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे यहाँ के सांसद को ढूंढ रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार को भी ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया था, तेजस्वी यादव झूठ मूठ का क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं। अरे फिर लोग इतने परेशान क्यों हैं, ये मुझे बताइए। इतने त्रस्त और परेशान क्यों हैं, ये तो पता चले। तो यहाँ पर हकीकत कुछ और है। ये सब यहाँ पर विफल रही है, ये सरकार, यहाँ के जो केंद्रीय सरकार है, जो राज्य सरकार है। और ये जो परेशानी जो है ना लोगों के बीच में, ये दिक्कत जो महसूस कर रहे हैं, ये 1 तारीख को निकल के आएगी। वो एक निर्णायक दिन होगा, उसमें इतिहास बदलेगा, तब्दीलियाँ होंगी, ज़माना बदलेगा। ये वो दिन होगा ऐसा। मोदी सरकार तो कह रहे इस बार 400 पार, पूरा कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत को। ऐसा कैसे? वो तो कहेंगे ही, इतने दबाव में है, इतने परेशान है, इतने दबाव में। आप खुद सोचिए, अगर दोबारा 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी आने वाले, आए, ज़रूर आएँ, ये स्वागत करेंगे। भाई देखें तो हकीकत, यहाँ की हकीकत। और उनको यहाँ के जो मौजूदा सांसद रविशंकर जी, उनकी वकालत करने के लिए आना पड़ रहा है। देखिए कितना बोझ है उनको, कहना पड़ रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है। 3 बार यहाँ पर आ चुके, अभी आज दोबारा आ रहे हैं। तो आप ये जानते हैं ना, ऐसा हुआ है कभी? मुझे लगता है प्रत्याशित है। तो यहाँ इसलिए आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि सब लोग घबराए हुए हैं यहाँ पर। कह रहे बिहार से अतिरिक्त प्रेम है ना, इसलिए हम बिहार को जा रहे। समाजवाद की धरती रही है ना बिहार। वाह वाह, क्या बात है। अतिरिक्त प्रेम है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? और ये जो स्पेशल पैकेज है जिसका वादा किया था, वो कहाँ है? वो प्रेम उस वक्त कहाँ गया? अब जाने तो, ये तो यहाँ की जनता पूछ रही है कि उस वक्त वो प्रेम, वो स्नेह, वो प्यार कहाँ गया, ये हम पूछेंगे। मंच से लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में या आरजेडी की सरकार में 5 से पहले क्या था, हर तरफ जंगल राज था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ये सब जो सुरक्षा का जो है, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा, ये सब कहते हैं नीतीश कुमार हमने अपने कार्यकाल में किया। नहीं देखिए, ये जनता तय करेगी। वो सियासत में लोग कहते हैं, यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी हैं वो विचारधारा से मुक्त हो चुके हैं, न इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता किस दिशा में जा रहे हैं। आपको पता है? आपको कभी पता चला किस दिशा में जा रहे हैं? तो उनकी बात रहने दीजिए, हम ये मुद्दों की बात करेंगे, जो असलियत है, जो हकीकत है, जो ज़मीन पे है, उसकी बात हम करेंगे। और आपको दिखाई दे रहा है कि पटना एक खूबसूरत जो शहर है, उसकी हालात क्या है, लोग कितने परेशान हैं, ये आप जान सकते हैं। अच्छा, एक तरफ मोदी सरकार जिस तरह से कहती है कि महिलाओं के सिंदूर और मंगलसूत्र पे खतरा आ जाएगा देश में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, बयान को क्या देखना है, मैं तो सब बयान भटकाने वाले बयान होते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात देखता हूँ, यहाँ पर लोग कोई वो तो जज्बातों से खेलना इन लोगों की पुरानी आदत होती है। मैं तो सिर्फ बेरोज़गारी दर देखता हूँ, मैं कमर तोड़ महंगाई है। आप जाके तो देखिए सब्जियों के दाम क्या हैं, कड़वा तेल के दाम क्या है, मसाला के दाम या चावल दाल के दाम, कितने लोग परेशान हैं। और इसीलिए कांग्रेस और महागठबंधन की हमारी गारंटी है और सकारात्मक योजनाएं हैं। वो ये हैं कि पहली नौकरी पक्की, और दूसरी बात है जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना, क्योंकि ये संकट का वक्त है, आर्थिक विषमताओं का वक्त है, और उस वक्त में महिलाओं की मदद करना ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये हम करेंगे, हमारी गारंटी होती है, उसको मुकम्मल करते हैं। अच्छा, एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ न्याय पत्र, न्याय घोषणा की बात हो रही है, जनता किसके पक्ष में लग रही है? अरे आपको गारंटी लगती है? सारे खोखले वादे होते। कौन सी मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा वादा है जो पूरा किया गया, अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया हो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी का? कौन सा मुझे सरकार दावे कर रही है 370 की, सरकार दावे कर रही है राम मंदिर की। मैं बताता हूँ बेरोज़गारी दर क्या है, आपसे पूछना चाहता हूँ। जो चूल्हा जो पकता है जिस वजह से जो महंगाई है, उसका दर क्या है, ये पूछ रहा है। ये मुख्य सवाल है भाई। आर्थिक विषमताएं हैं, उसका मुख्य ये मुद्दा है। और यहाँ पर बेरोज़गारी है, जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, जो बढ़ती चली जा रही है, और सामाजिक न्याय का भी एक बहुत भारी मुद्दा है। हमारी गारंटी होती है क्योंकि राज्य सरकार में कर्नाटक में और तेलंगाना में हमने पूरी की। जैसे ही हम सरकार में आए, उसको अपनी मंजिल तक पहुँचाया उसी वक्त, बिना विलम्ब के। इसको कहते हैं गारंटी।
बेरोजगारी की बात करें, सरकार तो एक ये दावे करती है कि बेरोजगारी कांग्रेस की सरकार में नहीं थी 14 से पहले। दूसरा ये दावा करती है सरकार सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती ना, स्टार्टअप के लिए भी लोन दे रहे हैं मोदी सरकार। अरे कौन सी निजीकरण हो रहा है भैया, निजीकरण हो रहा है, आरक्षण भी खत्म हो रहा है। और जहाँ तक बेरोजगारी दर की बात है, महामारी से पहले ही आपने सुर्खियाँ पड़ी होंगी, रिकॉर्ड बेरोजगारी, ऐसा अप्रत्याशित बेरोजगारी दर उस समय था महामारी से पहले। वो महामारी का एक फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो दुनिया भर में फैला गया, इसकी वजह से हमारे परेशानी हुई। बिल्कुल गलत है। इससे पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट में था। नोटबंदी, जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, जो हमारे प्रवासी भाई थे किस तरह इधर आए कफन बांध के, आपको याद होगा वो देखा। और ऑक्सीजन की किल्लत के समय यहाँ पर पटना की क्या हालत थी, और सब मुल्क में कहाँ थी ये सरकार, पूछना चाहता हूँ मैं। तो लोग भूले नहीं है ये सब। सरकार नोटबंदी को लेकर कहती थी कि इससे आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, लगता है जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ हुआ? क्या समझते हैं, जितना पैसा गया था वो वापस बैंक में आ गया, लोगों को परेशानी हुई। और जो लघु व्यवसाय थी या जो लघु उत्पादक जो इंडस्ट्रीज थी वो सब ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। ये आप जानते हैं, छोटे छोटे जो कारोबारी थे वो कहाँ पर हैं। तो ये नोटबंदी से जितना नुकसान हुआ, और वो आप सीधा देख सकते हैं हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो जिसको जीडीपी कहते हैं, वो जिस तरह से गिरा नोटबंदी के बाद, वो तो आपके सामने है। तो क्यों गिरा? जब उत्पादन ही नहीं है, जब सब कुछ ध्वस्त हो गया, जब सब कुछ बर्बाद हो गया नोटबंदी के बाद, जब नौकरी चली गई तो लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो जीडीपी तो गिरेगा ही ना, सरकारी तिजोरी खाली हो गई। यही हुआ। सरकार तो दावे कर रही है आतंकवाद का कमर टूट गया, पाकिस्तान तक इसका झटका हो गया। नहीं देखिए, उसकी कुछ और ही वजह थी। आप जानते हैं यहाँ लोगों में कितनी परेशानी हुई नोटबंदी के बाद। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो सब कह रहे हैं नोटबंदी इतना हानिकारक था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसकी भी पुष्टि है भाई, सब लोग जानते हैं, इतिहास साक्षी है नोटबंदी का कितना नुकसान हुआ। तो अब जो भी सरकार कहते उन्होंने किया, तो वो कहेगी जो कहेगी, वो तो अपनी दावा करेंगे, तो राजनीति है। आप तो जानते हैं हकीकत, आप तो सब लोगों से बात करते हैं। जब कांग्रेस जिस तरह से न्याय यात्रा पर निकली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लगता है उसका फायदा चुनाव में होगा? हमारी एक सकारात्मक राजनीति थी, हमें ये बात करनी थी लोगों से, उनकी परेशानियों, उन दिक्कतों के बारे में। तो राहुल गांधी जी जिस तरह से चले थे, और वो जो हुजूम, वो उत्साह, वो ऊर्जा देखने को मिली थी शायद ही कभी, तो वो ऐतिहासिक थी। और उसके ज़रूर उसका प्रभाव पड़ा है, इस चुनाव में ज़रूर पड़ा है। राहुल जी में क्या ऐसा लीडरशिप दिखता है, लगता है जो मोदी जी से उसको अलग बना दे, ऐसा कुछ? नहीं, वो मुद्दे की बात करते हैं, वो जो ज़मीनी हकीकत है उसकी बात करते हैं, सरहदों की बात करते हैं। अगर सरहदें में हमारे परेशानी है तो उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, सभी चीज़ की बात करते हैं। जी। जब पटना साहब के क्षेत्र की जनता से हम बात कर रहे थे, कई जनता ये कह रहे थे वो कैंडिडेट नहीं है, कई जनता तो आपको जानती तक नहीं है, कहते कि मीरा कुमार जी के पुत्र है, बस इतना हम जानते। नहीं तो रविशंकर को जानती हैं, वो तो दिखाई नहीं कभी दिए, क्या उनको जानती है? वो तो कह रहे हैं लापता सांसद, ढूंढिए उनको, किधर है, हमें कभी आए नहीं हमारे बीच में, तो उनको क्या जानती है? नहीं, मेरा परिवार और मैं जनसेवा में समर्पित है, रहा है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। अभी से नहीं, जब बाबू जगजीवन राम से, या फिर मेरी दादी सुमित्रा देवी जी, जो यहाँ बिहार की पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, नगर विकास मंत्री थी, मौर्य लोग जो एक यहाँ, उन्होंने ही उसका निर्माण, उसकी स्थापना की थी। 70 के दशक में उन्होंने मॉल के बारे में ऐसी परिकल्पना की थी, और पटना के बारे में ये सोचा था कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय शहर बन सकता है। तो जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगा, अभी बता रही कि लेगेसी रही है पॉलिटिक्स की आपके पीछे देखें तो। भाई वो तो मेरी ताकत है। आरोप क्या मतलब, जिसको आप आरोप कह रहे हैं वो तो मेरी ताकत है भाई, मेरी मजबूती है, मेरी ऊर्जा है वो, तो आरोप कैसे हो सकता है? अगर बाबू जगजीवन राम 71 की लड़ाई में एक शानदार फतेह पाए, जो रक्षा मंत्री थे, तो ये, और जब हरित क्रांति आया वो वहाँ कृषि मंत्री थे, तो भाई सब फ़ायदा तो पूरे मुल्क को हुआ ना, देश को हुआ, मुझे ही नहीं। क्षेत्र में घूम रहे तो जनता क्या कह रही, क्या मुद्दे बता रहे हैं आपको? यही मुद्दे हैं, परेशान हैं, लापता सांसद हैं, बिजली पानी की बहुत सारी किल्लत है, जब सब जगह प्यासे हैं लोग, और फिर स्वास्थ्य की समस्या है। क्यों ऐसा होता है कि लोग बिहार से बाहर जाना चाहते हैं कोई इलाज के लिए, यहाँ पर वो व्यवस्था क्यों नहीं है, अभी तक क्यों नहीं? यहाँ पर तो मास्टर प्लान तक नहीं बना। और आप जानते हैं कि कुछ दिन जब बारिश आई थी तो ये महानगर एक महासमुद्र बन गया था। क्यों, ऐसा क्यों है? जल जमाव की समस्या है सब जगह,
एक समस्या नहीं है, कई हैं, क्योंकि कभी समाधान हुआ नहीं। डबल इंजन सरकार फेल है और यहाँ पर लापता सांसद हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया। आपके पास कैसे विजन क्या है कि सब समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो हमारे पास हम मास्टर प्लान बनाएंगे। हम यहाँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक तरह से उत्पादन हो, ये आईटी हब बने, ताकि यहाँ के जो युवक हैं ये आकर्षित हों और यहीं पर रहें। यहाँ पर आजकल जो युवक हैं शिक्षित होकर कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका योगदान बाहर रह रहा है, बिहार को तो फ़ायदा उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, किसी की भी सरकार हो, बिहार, एक मिनट लास्ट सवाल, किसी की भी सरकार हो, कहते हैं पलायन बिहार से लगातार नहीं रुकता, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर। वही तो समस्या है कि क्यों नहीं, ऐसे क्या बात है बिहार में जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित नहीं कर रही, बल्कि जो यहाँ का जो विवेक है, जो योग्यता है, वो बाहर जाती है और दुनिया भर में लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा क्यों, क्या बात है? तो यहाँ कुछ ना कुछ तो समस्या है ना। और 10 साल में, और जब से मोदी सरकार आई है, ये तो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये गंभीर विषय है और इसका समाधान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो पटना है, खूबसूरत शहर है पटना साहिब, इसको एक और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जो ये समस्याएं हैं, इनका समाधान जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी मोहल्ले बस्ती में जल जमाव की समस्या होती है, बिजली पानी की समस्या होती है, रहने की, सफाई की, ट्रैफिक जैम की, फतुआ के जैम की, पुल की समस्या है। ये एक समस्या नहीं है, लेकिन समाधान निकालना है। कोई सोचा ही नहीं इसके बारे में और मौजूदा सांसद तो हमेशा गायब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। पाटलिपुत्रा के वोटर को कुछ मैसेज देना चाहें? नहीं, बिल्कुल, आपके विकल्प आपके सामने हैं। आप यहाँ पर मौजूदा जो सांसद हैं, आपने देख लिया है, वो कभी आपकी दिक्कतों में शामिल नहीं हुए और ये डबल इंजन सरकार भी फेल है, देख लीजिए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी वोट दें, आप 1 तारीख को वोट ज़रूर दें जाके, और अपनी जो इजाज़त है, जो लोकतंत्र है, उसको अपनी इजाज़त से एक तरह से वो आगे बढ़े। तो वोट ज़रूर दें, ये मेरी आग्रह है। धन्यवाद। शुक्रिया।